नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट वन, आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। और न्यूज एट वन में आज की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर एक एक करके विस्तार से नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मंदिर, मस्जिद और सियासत की करेंगे, क्योंकि संभल हिंसा पर आज जमकर संसद में सियासत हुई। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यूपी के बदायूं से भी निकलकर सामने आई, जहां पर बदायूं के अंदर जो जामा मस्जिद है, उस पर जो हिंदू सेना की तरफ से याचिका दी गई थी कि दरअसल वो मस्जिद नहीं है, नीलकंठ महादेव मंदिर है। अब आज उस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी हिंदू पक्ष की याचिका पर, लेकिन सुनवाई को टाल दिया गया। नई तारीख दे दी गई है 10 दिसंबर को। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो हिंदू नेता मुकेश पटेल की याचिका पर आज होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया है। मुकेश पटेल की याचिका सुनवाई के लिए आज रखी गई थी, लेकिन आज इस सुनवाई को टाल दिया गया। अब नई तारीख 10 दिसंबर है। यहां पर भी हिंदू सेना की तरफ से मुकेश पटेल जो याचिका करता है, उनकी तरफ से यह बात रखी गई कि पौराणिक काल में दरअसल यह मस्जिद नहीं थी। मुगल आक्रांताओं के द्वारा जिस तरह से देश भर में तमाम मठ मंदिरों को तोड़ा गया, उसमें एक यहां पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर था, जिसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया। तो बदायूं में शमशी जामा मस्जिद वर्सेस नीलकंठ महादेव मंदिर मामले पर लगातार आज सबकी निगाहें थी। जिला व सत्र न्यायालय बदायूं में आज इस याचिका पर सुनवाई होनी थी और यह तय किया जाना था कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। बड़ी खबर सीधे यूपी के बदायूं जिले से, जहां पर बदायूं जिले की जो सत्र न्यायालय है, वहां पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब नई तारीख दे दी गई है 10 दिसंबर। तो मंदिर मस्जिद वर्सेस सियासत मामले में बदायूं में स्थित शमसी जामा मस्जिद पर सबकी निगाहें थी, लेकिन आज क्या क्या हुआ वो आप देख लीजिए। दरअसल फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो सुनवाई होने जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से मुकेश पटेल की याचिका पर, वो टाल दी गई और अब नई तारीख दे दी गई है 10 दिसंबर। पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष की जो याचिका थी उस पर सुनवाई होनी थी और कोर्ट ये तय करता कि दरअसल ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। अब बदायूं की जामा मस्जिद, जो शमशी जामा मस्जिद है, उस पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था। हिंदू सेना की याचिकाकर्ता मुकेश पटेल ने याचिका लगाई और कहा कि नीलकंठ महादेव मंदिर दरअसल ये अपने पौराणिक काल में मौजूद था। मुगल आक्रांताओं ने देश के तमाम मठ मंदिर तोड़े, उसी दौरान यहां पर भी मंदिर को तोड़ा गया और मस्जिद का निर्माण किया गया। तो अब आगे बढ़ेंगे। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि हिंदू सेना के जो नेता है मुकेश पटेल, उनकी तरफ से कुछ सबूत पेश किए गए हैं। लेकिन इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा शमशी मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। ASI जो भारत सरकार के तहत काम करती है और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी है। दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकती हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई की बजाय ASI की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। तो लोकसभा सांसद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। और अब 10 को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुनवाई को लेकर आज सबकी निगाहें इस जिला सत्र व न्यायालय में टिकी हुई थी, लेकिन इस बार देखना बेहद खास है कि अब 10 दिसंबर को जिस तरह से पूरा मामला आगे शिफ्ट किया गया है, किस तरह से राजनीति और भी गड़बड़ाए। आज इंतजामिया कमेटी ने अपना पक्ष रखा है और वो पक्ष रखा है उन्होंने अपना, वो पक्ष से वो बहस से बार बार भाग रहे हैं। वो बहस पर काम नहीं कर रहे हैं बढ़िया करके। बहस करना चाहिए उनको, जो हिसाब से नहीं कर रहे हैं। हमारे वकीलों ने भी कहा बार बार बहस नहीं कर रहे हैं वो।
आपने क्या क्या कोर्ट में साक्ष्य पेश किए हैं? हमने सब सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट में पेश किए हैं। 600 अगली सुनवाई कब होनी है? 10 तारीख को होंगे। ऐतिहासिक अब वो रिपोर्टें हैं। हमारे वकील साहब से 605 से लेके आज तक इतना साक्ष्य मौजूद है कि उनके लिए जवाब नहीं दे मिलेगा। अगर इस पर सक्षम होते तो क्यों टालते? आज 10 तारीख मुकेश जी, अभी आपने एक चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि आपको धमकी मिली है। क्या धमकी आपको मिली है? वो धमकी मिली है, वो पाकिस्तान से 4 कालें आ चुकी हैं पाकिस्तान से। वो बार बार हमारे लिए धमकी दे रहे हैं और फेसबुक पे भी धमकी दे रहे हैं और हमने पोर्टल पे भी डाला और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा और हर जगह हमने अपना वो किया था, डीजीपी को भी भेजा था, मगर वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, नहीं हमारे लिए कोई सपोर्ट मिल रही है, ना हमें कोई सुरक्षा मिल रही है। हम 12 किलोमीटर आते हैं यहाँ के लिए केस लड़ने के लिए और हमें एक दिन के लिए बदायूं के पुलिस प्रशासन कप्तान साहब ने दिया है, मगर वो भी एक दिन की जिस दिन तारीख होती है उस दिन के लिए। हमें पूरी जान माल का अपनी को खतरा है और हम ये जो जिनसे हम लड़ रहे हैं वो लोगों से हमें पूरा खतरा है। हम अब चाहे हमारी जान जाए चाहे रहे, मगर हम केस पूरे दिल से और मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए, आज हमारी एप्लीकेशन है 7-11 की। नीचे कर, थोड़ी नीचे, थोड़ी नीचे कर जी। हाँ, हमारी एप्लीकेशन है 7-11 की, उस पर बहस हुई। 7-11 का प्रोविजन बता दूं, 7 ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का है। उसमें कई प्रोविज़न है। उसमें मेन प्रोविज़न जो है कि प्लेंट रिजेक्ट होगी अगर उसमें कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है, और दूसरी बात अगर दावा कानून से बाधित है तो प्लेंट रिजेक्ट होगी। तो इसी पे हमारी बहस हुई और उस पे ये हुआ कि साहब इन्हें ना तो दावा दायर करने का हक़ है, ना इन्होंने प्लेंट में कहीं हमें काज ऑफ एक्शन दिखाया है, और 1991 के एक्ट से, वक्फ एक्ट से और सेवरल प्रोनाउंसमेंट ASI का सेक्शन 20 हो उससे भी बात करता है, और सेवरल प्रोनाउंसमेंट है सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कि ये इस तरह के है तो 7-11 रिजेक्ट होगी ताकि कोर्ट का समय बर्बाद ना हो, निप इन द बड हो, 7 मुकदमा चलने से पहले ही प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाए। वादी पक्ष का कहना है कि लगातार एक ही बात को जो है मुस्लिम पक्ष रख रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अरे जो हमारा हम तो देखिए कानून है वही कहेंगे, जो हकीकत है वही कहेंगे, और जो गलत होता है उसके पक्ष बदलते रहते हैं। जो आदमी सही है वो एक बात है वही कहता रहेगा, वो हमेशा उसकी बात में कोई दम, जिनकी बात अपनी 10-12 को है। की तरफ से चाहे वकील हो, मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील हो, या फिर खुद जो हिंदू सेना के नेता हैं मुकेश पटेल, उनकी तरफ से जो याचिका सबमिट की गई है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही ये कहा कि लगातार उनको पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं। अब तक 4 बार कॉल आई हैं कि केस से पीछे हट जाओ, अन्यथा आपको जान माल का नुकसान होगा। सुरक्षा की वो मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि बार बार जो तैयारी है मुस्लिम याचिकाकर्ता या मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उनकी तैयारी पूरी नहीं है। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील कह रहे हैं कि वो अपनी दलीलें ढंग से दे नहीं पा रहे और उल्टा तारीख पर तारीख मांग रहे हैं, मामले को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उनके पास पर्याप्त सबूत होते, बहस दलीलें अच्छी होती, तो शायद वह अपने केस को डिफेंड कर पाते, लेकिन डिफेंड ना कर पाने की स्थिति में वो लगातार तारीख पर तारीख की दरखास्त जज के सामने रख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर भी संभल हिंसा से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहां पर संभल में जिस तरह से मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंसा पेश आई, 4 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए, कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। संभल हिंसा में आज संसद में भी जमकर गूंज नजर आई। सपा सुप्रीमो व सांसद अखिलेश यादव ने आज संभल हिंसा को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा बीजेपी की सोची समझी साजिश है। तो सरकार और विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी संभल जाएंगे कल। देखना बेहद खास है, 10 तारीख तक धारा 163 वहां पर BNS की लागू है, लिहाजा किसी भी बाहरी को वहां पर इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे पहले हमने सपा के 15 सदस्यीय डेलीगेशन को देखा, उनको भी शासन प्रशासन ने मना कर दिया। उसके बाद कांग्रेस का भी डेलीगेशन था, उसको भी पुलिस प्रशासन की तरफ से मना किया गया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो संभल जाना चाहते हैं, लेकिन संभल के DM SP का साफ कहना है कि 10 तारीख तक बाहरी व्यक्ति पर प्रवेश निषेध रहेगा। अखिलेश यादव ने
कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जैसा काम कर रही है, अधिकारी दृढ़ता के साथ निष्पक्ष तौर पर काम नहीं कर रहे। संभल हिंसा बीजेपी की सोची समझी साजिश है। कई मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा और संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे, तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर सर्वदलीय बैठक में सहमति न बनने के बाद भी हंगामा हुआ। संसद में अडानी और संभल हिंसा पर आज जमकर सदन में राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक विपक्ष का हमला देखा गया। राज्यसभा में भी बीजेपी पर जमकर बरसे समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव। तो लोकसभा में सपा की तरफ से मोर्चा संभाला अखिलेश यादव ने, तो राज्यसभा में मोर्चा संभालते नजर आए रामगोपाल यादव और संभल हिंसा को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। यहाँ एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहां के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और एसडीएम ने वहां जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद
अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर दिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं। भारत के संसद में सब लोग चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं अपना बात रखने के लिए आते हैं और पार्लियामेंट इतना दिन तक नहीं चलना और जनता का पैसा नुकसान करना ये ठीक नहीं है। सबने ये बात माना है और विपक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में संविधान पे चर्चा होने का प्रस्ताव था उसको सरकार ने मंजूरी दिया है। हम लोग 13 और 14 फ्राइडे सैटरडे को संविधान पे चर्चा होगी। तो संभल हिंसा को लेकर लगातार लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक आज जमकर हंगामा देखा गया। लोकसभा में मोर्चा संभाला अखिलेश यादव ने, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में रामगोपाल यादव भी संभल हिंसा को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े करते नजर आए। और शमशी आजाद भारतीय जनता पार्टी की नेता लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शमशी जी, किस तरह से देखते हैं मस्जिदों को लेकर, मंदिरों को लेकर जमकर सियासत हो रही है। संभल के बाद बदायूं के बाद हमने जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो भी देखी। जगह जगह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ लोगों को छोड़ा गया जो इस तरह के जो इस तरह की पिटीशन दायर कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सोची समझी साजिश थी जिसके तहत संभल को और वहां के लोगों को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को। देखिए, विपक्ष जो है अभी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए जिसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, तो वहीं से ही जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, उनका जो अहंकार का, उनका जो एक ईगो था, उनका जो एक मनबड़ंत बयान आया करता था, वो सारी चीजों पर बिल्कुल पब्लिक ने विराम लगाया और उनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो गया। हम कह रहे हैं कि अगर सरकार सर्वे करा रही सरकार, या तो फिर आप कह दिए कि हम संविधान को नहीं मानते, या फिर आप कह दिए कि भारत के कानून को नहीं मानते, तब तो समझ में आती है। और आप लगातार ऐसी टिप्पणियां भी करते रहते जिसमें कहीं ना कहीं कानून का विरोधाभास करते रहते, संविधान का विरोधाभास करते रहते हैं। और जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो आप उल्टी गिनती कराते हैं, उल्टी नाव चलाते हैं और बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का चीरहरण कर रही है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने जा रही है। लेकिन हमने यही किया कि भाई हमने जब भी कोई काम किया, अगर किसी नेता ने यह बयान दिया होता कि चलो भाई संभल चलो, वहां की शाही जामा मस्जिद को तोड़ दो, चलो भाई वहां पे मंदिर बना दो, तब समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन से कोई काम किया। लेकिन संविधान के दायरे में वहां का डीएम जा रहा है, एसडीएम जा रहा है, प्रशासन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में ही तो रह के काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 1 बार जाए, 2 बार जाए, 10 बार जाए, हमको उनका साथ देना चाहिए। कह रहे हैं इस वक्त कि डीएम, एसपी जैसे जो तमाम बड़े आला अधिकारी हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। नहीं, ये समाजवादी पार्टी के लोग कह सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो बिल्कुल ऐसे ही होता था और उनके लोग जो हैं बिल्कुल एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम किया करते थे। गुंडे माफियाओं का स्वागत करते थे, उनको घरों तक ले आके छोड़ते थे, उनको गाड़ियों के दरवाजे खोलते थे। एक अलग से कल्चर चला था कि प्रशासन जो था वो वीआईपी के हाथ में और माफियाओं के हाथ में बिल्कुल बंधा हुआ था कि जहां पर भी माफिया दिखते थे, संगीनें दिखती थी, एक विशेष नंबर की गाड़ियां दिखती थी तो सलूट करते थे अधिकारी और उनका प्रमोशन भी होता था, उनका ट्रांसफर भी किया जाता था। तो ये उनको लग रहा है कि ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में, बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार अमन चैन चल रहा है और उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करती जा रही है। केंद्र में तीसरी बार मोदी जी और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी जी का बनना, इस बात का बिल्कुल पीछे का असल कारण क्या है?
क्योंकि जानकार तो ये कह रहे हैं कि भाई नो डाउट एएसआई के नेतृत्व में एडवोकेट कमिश्नर के कहने पर सर्वे होना था, सर्वे हुआ भी, लेकिन उसके बाद अफवाह फैलाई गई, कुछ लोगों को साजिशन पहले से वहां पर इकट्ठा किया गया, ज्यादातर लोग जो पत्थरबाजी में शामिल किए गए, गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए, वो संभल के नहीं थे, उन्हें बाहर से लाया गया। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन साजिश कर रहा था? अखिलेश तो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश थी। देखिए जिस तरीके से इतने ज्यादा ईंट पत्थर वहां पर ट्रक के ट्रक, ट्राली के ट्राली जहां से पत्थर बरामद हुए, तो ये बिल्कुल साफ लग रहा था कि खरीद कर लाए गए। और जो वहां पर मोबाइल कम्युनिकेशन का पता किया गया, तो जो लोग वहां पर मोबाइल यूज कर रहे थे वो भी बाहर से लोग आए हुए थे। उनकी एक्टिविटीज को जो है नोटिस किया जा रहा है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन ने ये भी एक काम अच्छा किया है कि उनको चिन्हित करके उनके बाकायदा पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ताकि उनको चिन्हित करके उनसे जो है जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया गया, जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया, जो गाड़ियां जलाई गई, जो दुकानें जलाई गई हैं, उनका कहीं ना कहीं मुआवजा जो है उनसे वसूला जाए और उनके ऊपर इस तरीके की चोट की जाए कि भविष्य में ऐसा काम वो न कर सके, भविष्य में कभी वो सरकार के खिलाफ न बोल सके। हम यही चाहते हैं कि हम बात कर लें असदुद्दीन ओवैसी की, वो कह रहे कि बीजेपी के पास कुछ काम नहीं है दिखाने को, इसलिए वो चर्चा को लेकर संसद में भी जानबूझकर सदन स्थगित कर देते हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भैया बात युवाओं के बीच चर्चा होनी चाहिए थी एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन जब बीजेपी के पास काम नहीं है तो उनको उलझा दिया एएसआई में। नहीं, ये एएसआई की बात नहीं कर रहे, इनको आईएसआईएस की बात करना चाहिए। इन्होंने तो हमेशा आईएसआईएस के लोगों को बचाने का काम किया, इन्होंने हमेशा जो है दंगे भड़काने का काम किया, इन्होंने हमेशा देश को बिखराव की तरफ ले जाने का काम किया। आज अगर एआई पे बात होना चाहिए तो इनको भी कहना चाहिए ना, क्यों बेवजह जो है संसद भंग की जा रही, क्यों बेवजह संसद में बवाल किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के या अकबरुद्दीन ओवैसी के कहने पे देश नहीं चलेगा। देश जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संसद की कार्रवाई देख रहा है कि कौन लोग हैं जो वेल में आके नारे लगा रहे हैं, कौन लोग हैं जो तख्तियां फेंक रहे हैं, कौन लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं, कौन लोग हैं जो गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये विपक्ष है जो खुद चाहता है, और आपने अभी देखा है कि इनकी गठबंधन के 2-3 नेताओं ने बिल्कुल साफ कह दिया कि भाई आप जो है सिर्फ अडानी कर रहे हैं, हमको और भी विषयों पर चर्चा करना है, इसलिए हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। तो ये बातें बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं इनकी विपक्ष की खुद ही मंशा है कि संसद को स्थगित कर दिया जाता है, कि अगर संसद में सवाल किया जाएगा और संसद में जवाब जब दिया जाएगा तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। पिछले भी आपने संसद के सत्र में देखा था जिस तरह की राजनीति हो रही है। पहले हमने सपा का डेलीगेशन देखा, माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जाना चाह रहा था, फिर हमने देखा कांग्रेस का डेलीगेशन सामने आया, अजय राय के नेतृत्व में जाना चाह रहा था। 10 तारीख तक तो पाबंदी है। अब राहुल गांधी भी जिद पकड़कर बैठ गए कि वो संभल जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस तरह से वो फोटो टूरिज्म नहीं होना चाहिए, संभल के अंदर पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं होना चाहिए? ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता और ये वहां जो शांति हो गई है, जो वहां पर अमन चैन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया, इनको विपक्ष को यही खलबली है कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हमने किया। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक कैसे हुई? आपने देखा होगा कि सांसद के पिता जो है हजारों की तादाद में लोगों को लेकर जाते, प्रशासन ने नहीं रोका। भाई प्रशासन ने कहा आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ना आपका हक है, भाई मस्जिद अभी आपकी है, अभी जो है मस्जिद पर आपका अधिकार है, मस्जिद पे आपने नमाज पढ़ी। अब ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगा कि अरे जुमे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से हो गई, भाई अब हमारी राजनीति कैसे चलेगी, मुसलमान दंगा कैसे करेंगे, इनके हाथों में पत्थर कैसे आएगा। तो इन्होंने दूसरे दिन जो है संभल जाने की जिद कर ली, जब सरकार मना कर रही है कि वहां पर स्थिति अभी ऐसी नहीं है। और आपको जाने की क्या जरूरत है, जब आपके सांसद वहां पर है, आपके विधायक वहां पर है, आपके नेता है, आपका जिलाध्यक्ष है, आपके प्रदेश के कई नेता वहां पर है, तो उनको जाके जनता के बीच में हालावाल लेना चाहिए। बाहर से आप एक डेलीगेशन बनाकर आने वाले वक्त में जिस तरह से राजनीति गर्मा रही है उसको लेकर विपक्ष का क्या कुछ स्टैंड रहेगा और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से डिफेंड करती नजर? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और इस पूरे विषय पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। तो सत्र हंगामेदार होता हुआ नजर आया, लेकिन अब सत्र के बाद आगे बढ़ रहे हैं तो बात महाराष्ट्र की भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी जमकर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र में अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। यह बात सुनिश्चित है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही होंगे या कोई और होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है। इसी कड़ी में 1 से 2 बजे के समय की बात सामने आई थी, जहां पर अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की महत्वपूर्ण बैठक थी और सीएम को लेकर मंथन और तेज होता हुआ नजर आ रहा था। अब शिंदे के बंगले वर्षा पर दोपहर 2 बजे का समय सामने आया है और बैठक में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल होंगे। आज मंत्रियों पर फैसला संभव होता हुआ नजर आएगा। कुछ 42-43 मंत्री सरकार में शामिल हो सकते हैं। उनमें से कहा जा रहा है कि 20 से 23 मंत्री बीजेपी से होंगे,
10 से 11 शिव शिंदे गुट से और बाकी बचे 7 के आसपास अजीत गुट से। किसको क्या विभाग मिलेगा, कौन किससे कितना संतुष्ट होता हुआ नजर आएगा, किसको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी, सीएम डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कौन विराजेगा, ये तमाम चीजें आज स्पष्ट होती हुई सामने आ सकती हैं। जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र, जहां पर तमाम वो बीजेपी विधायक दल की बैठक करेंगे और सबका मन टटोलेंगे। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर जहां पर सबकी निगाहें 2 बजे, जहां पर एकनाथ शिंदे जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके बंगले वर्षा पर आज मीटिंग बुलाई गई है। इसमें देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों शामिल होंगे। इससे पहले हमने देखा था कि कल भी अचानक से अजित पवार, छगन भुजबल, साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल ने एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। शिंदे गुट से गुलाबचंद दुबे जी एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ देर बाद वर्षा बंगले पर एकनाथ शिंदे जी के साथ अजीत जी और देवेंद्र फडणवीस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। क्या क्या जो चीजें हैं निकलकर सर सामने आई हैं, क्या कुछ जानकारियां हैं, कितनी इंपॉर्टेंट हो जा रही है महायुति की ये बैठक? जी कुणाल साहब नमस्कार। आपको मेरे तरफ से आमंत्रण और अभिनंदन इस महाजीत महायुति का। महाराष्ट्र के धरातल पर परसों महायुति एक महोत्सव होने जा रहा है आजाद मैदान में। आजाद पंछी की तरह विशेष करके 2.5 वर्ष पहले जो हम शिव सैनिक एक प्रतंत होकर के उड़ान नहीं भर पा रहे थे, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हम असंख्य शिव सैनिक आजाद मैदान में आजाद होकर के हमारा वहां पे कल जिस ढंग से कार्यप्रणाली बनेगी, जिस ढंग से वहां पे मंत्रिमंडल को लेकर के या पोर्टफोलियो को लेकर के या मुख्यमंत्री का वहां शपथ विधि ग्रहण होगा, एक महोत्सव का एक विराट स्वरूप होगा। तो आप विशेष करके मीडिया के लोग ये बात को परेशान है कि मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री हमारा तय हो चुका है। मुख्यमंत्री को हमारा महायुति का एक कोई शीर्ष नेता बनने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं। अब रही बात चीज के लिए कि पोर्टफोलियो के आधार पर किसको कितना मंत्रालय, किसको कितना कद, किसको कितना पद, वो परसों तक सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। ठीक है कुणाल जी, इसके पहले भी मैं आपको मैंने कहा था चीज के लिए कि महायुति में किसी प्रकार का कोई मतभेद बिल्कुल हो ही नहीं सकता। पिछले बुधवार को आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी नड्डा साहब शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा हम उस निर्णय के पीछे खड़े हैं। तो स्पष्ट हमारे स्टैंड है, इसमें कोई संदेह दूर दूर तक हमारे विपक्ष के तौर पर हम शिवसेना उद्धव गुट को देख रहे हैं। सभी नेता एक के बाद एक हमले कर रहे हैं महायुति को लेकर कि चुनाव हो गए, महायुति ने चुनाव जीत भी लिया, लेकिन अब तक महायुति की तरफ से कोई सरकार गठन को लेकर दावा राज्यपाल के पास लेकर नहीं पहुंचा। राज्य में एक तरह से अघोषित राष्ट्रपति शासन सा लगा हुआ है। आदित्य ठाकरे कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो अपील करते हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि जब स्थिति ऐसी बनी हुई है, सरकार अस्तित्व में नजर नहीं आ रही, मुख्यमंत्री कौन होगा यह नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में महाराष्ट्र को आप किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है? आदित्य साहब को सोचना चाहिए कि 2019 में क्या क्या थे, 16 दिन लग गए थे। उस समय तो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को सम्मिलित में महाराष्ट्र के सदन ने दिया था। तो ऐसी स्थिति में जब परिवार का कहीं न कहीं एक उन्माद हो और तीनों परिवार के बीच में समन्वय सामंजस्य का स्थापना करना हो, तो ऐसे में अगर 10 दिन समय लग गए हैं तो कुणाल जी हमें नहीं लगता है कि बहुत समय लगे हैं, और उस पर विराम लग रहा है, परसों विराम लग जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है, हम लोग एकदम उन्माद और खुशी के वातावरण में इस परिवेश में हम लोग हैं, बस इंतजार कर रहे हैं आप लोगों को मिठाई खिलाने के लिए और आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर, आपसे बेहतर कोई उसका जवाब नहीं दे पाएगा। गृह विभाग को लेकर शिंदे गुट और देवेंद्र गुट के बीच ये खबरें निकल कर आ रही कि कुछ क्लैशेस चल रहा है, कुछ चीजें ठीक नहीं बैठ पा रही। क्या वाकई में ये ऐसी अफवाहें हैं या फिर वाकई में शिंदे गुट को बहुत उम्मीद है कि जब सरकार शपथ लेगी उसके बाद विभागों का बंटवारा होगा तो शिंदे गुट को गृह विभाग दिया जाएगा? कुणाल साहब, इसके बारे में इतना मैं जरूर स्पष्ट कर देना चाहूंगा चीज के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि 30 जून 2022 को जो भी परिस्थितियां बदली राजनीतिक पटल पे, 103 पे और 37 पे हम उसके बावजूद भी सूबे के मुख्यमंत्री बनाए गए। आज परिस्थिति बदली हुई है। उस हालात में भारतीय जनता के पार्टी के पास गृह विभाग था। मुझे ऐसा विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व कहीं
ऐसा उस 2022 30 जून का एक बार पुनः पलटवार करेगी, ऐसा हम लोगों को एक विश्वास और भरोसा है। ऐसी हम अपने तरफ से एक संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। ये टू द कंडीशनल नहीं कि कंडीशन होगा तो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसी जैसे जिस तरह से आप अपने अटकलें लगा रहे हो, तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है चीज के लिए कि जरूर ऐसा होना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक्सक्लूसिव जेके मीडिया से बात कर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सीधे आगे बढ़ रहे, बात कर रहे चंडीगढ़ की, जहां पर एक भव्य विशेष आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और बीएनएस, बीएनएसएस जैसे तमाम जो कानून प्रणाली है उसको खूबसूरती के साथ चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। उसी कार्यक्रम में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया। उसके बाद प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम को संबोधित करें। आइए नजर डालते हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई जहां पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आए। देखते नजर आए कि किस तरह से चंडीगढ़ की जो पुलिस है उन्हें तमाम जो नए न्याय की प्रणाली से जुड़े जो कानून हैं उनको कितनी खूबसूरती के साथ जमीन पर उतारा है, जिसका फायदा सीधे आम जनमानस को मिल रहा है। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था उसको खुद पर्सनली देखते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ तमाम अन्य आला अधिकारी भी उपस्थित रहे और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ समझा, बारीकियों को जाना, बल्कि ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से इनको और बेहतर ढंग से चीजें आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि जीरो एफआईआर को लेकर भी बेहद खास है, क्योंकि अब देश में कहीं भी कोई व्यक्ति समस्या आने पर जीरो एफआईआर रजिस्टर कर सकता है, जो काफी हद तक कानूनों के सुलझेपन को दर्शाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे चंडीगढ़ में, प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आए। के जरिए इसको जोड़ा गया है। आज आप देश में कहीं भी अपराधी छुपा हो या किसी जेल में बंद हो, उससे जो न्याय सूची के जरिए उसकी उस कोर्ट उससे पूछताछ कर सकती है, बातचीत कर सकती है। फिंगर प्रिंटिंग का हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो ये तमाम चीजें हैं। निश्चित तौर पर आज चंडीगढ़ में जो करके दिखाया है बहुत ही कम वक्त में। आज चंडीगढ़ नए कानूनों का स्वागत कर रहा है, हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके पहले जो कानून थे 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बनाए गए और नागरिक की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह रखा था सरकार के सभी विभागों के सामने कि हमारे प्रशासन में से गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त कर नए भारत की सोच को प्रत्यापित करना चाहिए। और मुझे बड़ा संतोष है कि देश की 140 करोड़ जनता की सुरक्षा, सम्मान और उनके संविधानदत्त अधिकारों की रक्षा करने वाली सिस्टम हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूर्णतया भारतीय आज से बन गई है और भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला है। इसमें दंड की कोई जगह नहीं है, न्याय मिलना है। इससे किसी भी एफआईआर को मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं 3 साल में एक पूरे देश भर के हर यूनिट में इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब चंडीगढ़ में हो चुका है। आप कोई भी एफआईआर रजिस्टर कराइए, 3 साल के अंदर
आपको न्याय मिलेगा, तारीख पे तारीख से आप मुक्ति पा जाएंगे। और आजादी के 77 साल के बाद मोदी जी ने ये अधिकार नागरिकों को दिया है। ये कानून नागरिक की संपत्ति, नागरिकों का सम्मान और उसके संविधान दत्त अधिकारों का रक्षण करने का काम करेगा। और इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी आत्मा भारतीय है और उद्देश्य भारत के नागरिकों को न्याय दिलाना है। और 160 साल के बाद हम हमारे देश के नागरिकों द्वारा बनाए हुए कानूनों से आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, ये कानून वैसे तो एक साथ से पूरे देश भर में लागू हो गए हैं। हर राज्य में अलग अलग चरण पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था हो रही है, परंतु चंडीगढ़ आज पूर्णतया इम्प्लीमेंट कर पाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल में इसका पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसके अंदर अभी की तो सभी टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है, परंतु टेक्नोलॉजी की व्याख्या इस तरह से की गई है कि कितने भी अनुसंधान होंगे, व्याख्या को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बदलाव जो 140 करोड़ की आबादी के सुखाकारी के लिए हो रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे 140 करोड़ की आबादी वाले देश का ये बदलाव दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म बनेगा। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। ये कानूनों को बनाने के लिए अगस्त 19 से मोदी जी के मार्गदर्शन में सातत्यपूर्ण तरीके से गृह विभाग ने बैठकें की, 160 से अधिक बैठकें की। इसमें राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, प्रशासकों, मुख्य न्यायाधीश, भारत की सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, संसद सदस्य, देश के सभी आईपीएस ऑफिसर, ये सब के साथ हमने चर्चा कर इनके सुझाव लेकर उसको संपूर्ण करने का प्रयास किया गया है। और ये 4 साल जो लगे, ये 4 साल में अनेक स्तर पर दुनिया भर की आधुनिक तकनीक का और आधुनिक प्रावधानों का भी स्टडी किया गया है। लगभग 43 देशों के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हमने अभ्यास कर अपने कानून को बनाने का काम किया है। और ये कानून जब से इंप्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन हुआ, तब से अब तक लगभग 11,34,698 अलग अलग ऑफिसर उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। ये कानून कैसे अमल में लाए जाएंगे, अभी मैं इसका लाइव डेमो देख रहा था और मैं भी यहां सबसे आग्रह करता हूं कि समय निकाल करके इस लाइव डेमो को जरूर देखें। लॉ के स्टूडेंट देखें, बार के साथी देखें, जुडिशरी के भी साथियों को अगर सुविधा हो वे भी देखें। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता के लागू होने की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े सबको बधाई देता हूं। साथियों, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में
जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। इनमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। देश का सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, जुडिशियल एकेडमीज, अनेकों लॉ इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी के लोग, अन्य बुद्धिजीवी, इन सब ने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स पर उसे कसा गया। तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल जजेस का, देश की सभी हाई कोर्ट्स का, विशेषकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं बार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आगे आकर इस न्याय संहिता की ओनरशिप ली है। बार के सभी साथी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे भरोसा है सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। साथियों, हमारे देश ने 1947 में आजादी हासिल की थी। आप कल्पना करिए, सदियों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, पीढ़ियों के इंतजार के बाद, लक्षावधि लोगों के बलिदानों के बाद जब आजादी की सुबह आई, तब कैसे कैसे सपने थे, देश में कितना उत्साह था। देशवासियों ने भी सोचा था अंग्रेज गए हैं तो अंग्रेजी कानूनों। पीएम मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह नई कानून न्यायिक प्रणाली लागू होने के बाद ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद ये खबरें आगे जारी रहेंगी।